कैसे वकील साहब से करवाने जा रहा हूं जो कि आम आदमी के वकील हैं। हुकूमत के साथ जो है वो पंगे लेते हैं, हुकूमत के खिलाफ केसेस करते हैं। जायदुल मियाद स्टंट डल गए थे 1500 पेशेंट्स को, उसके ऊपर मैंने रिट की थी जिसमें डॉक्टर्स को सजाएं भी हो गई हैं। केस था कब्रिस्तान, हर आम पाकिस्तानी को कब्र मुफ्त फराम करना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं DC लाहौर से ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जवाब तलब किया हुआ कि सालाना पाकिस्तान में 5000 बच्चे कत्ल हो जाते हैं कुत्ता काटने से, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं कर रही, ये कह के कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ। किसी कातिल को कभी कोई स्टे दे सकता? जो बड़ा केस किया था मैंने वो ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर्स चोरी हो चुके हैं। जब वो प्रैक्टिकल ही नहीं कर सकेगा, जिस तरह साइंस के बच्चे को साइंस के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, सीखेगा कैसे? यस, किताबें पहले गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को मुफ्त देते थे। का ज़हन बना कि नहीं जी हमने किताबें नहीं, पैसे देंगे। पर रेट की कि ये क्लर्क पैसे खा जाएंगे, आम बंदे को तो देंगे नहीं पैसे। अगर उनसे किताबें छीन ली जाएंगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? जिसके बाद सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन इससे विड्रॉ करके उन्होंने कहा नहीं अब हम किताबें नहीं। आम आदमी का जो दुख है मैंने उस पर आवाज उठा दी है। पानी के लिए भी हमने रिट्स दायर की हैं, उसका क्या नतीजा निकला है? हाई कोर्ट के उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। पिछली डेट पे गवर्नमेंट आके आए बाएं शाएं करके चली गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे वकील साहब से करवाने जा रहा हूं जो कि आम आदमी के वकील हैं, आम आवाम के लिए काम करते हैं, अवामी मसाइल जो हैं उनको उजागर करते हैं और जो हुकूमत के साथ जो है वो पंगे लेते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ केसेस करते हैं। और इन्होंने अभी तक कौन कौन से केसेस किए, कौन कौन से मामलात जो हैं उन पे केस कर चुके हैं और क्या क्या नताइज निकले हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। सारी कहानी इन्हीं से जानेंगे कि अभी तक क्या नताइज निकले हैं और कौन कौन से केसेस जो हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़, अदारों के ख़िलाफ़ कर चुके हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, मुझे बताएं कौन कौन से मुकदमात, कौन कौन से केसेस जो हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, अदारों के ख़िलाफ़ कर चुके हैं, जो मुआशरे में करप्शन करते हैं, आम आदमी को उनका हक़ नहीं मिलता, आम आवाम जो है जिसकी वजह से मसाइल का सामना करती है, क्या मामला? इसमें मेरे तकरीबन कोई 100 के करीब पब्लिक इंटरेस्ट मुफाद अम्मा की रिट्स जो हैं वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रही हैं, जिनमें बड़े केसेस ये हैं कि आपको याद होगा 2 साल पहले एक्सपायर स्टंट जायदुल मियाद स्टंट डल गए थे 1500 पेशेंट्स को, उसके ऊपर मैंने रिट की थी जिसमें डॉक्टर्स को सजाएं भी हो गई हैं। और इसके बाद अभी ये जो आई इंजेक्शन वाला केस है इस पे मैंने रिट की हुई है। फिर एक केस था कब्रिस्तान में, आइन के मुताबिक जो ग्रेवयार्ड एक्ट है 1954 का, उसके मुताबिक हर आम पाकिस्तानी को कब्र मुफ्त फराम करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उसके ऊपर मैंने रिट की हुई है। उसमें DC लाहौर से ऑनरेबल चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने जवाब तलब किया हुआ। फिर इसके बाद मैंने रिट की थी कि सालाना पाकिस्तान में 5000 बच्चे कत्ल हो जाते हैं कुत्ता काटने से, आवारा कुत्ते के काटने से 5000 को, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं कर रही, ये कह के कि हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। हालांकि हाई कोर्ट ऐसा कोई स्टे, किसी कातिल को कभी कोई स्टे दे सकता? हाई कोर्ट ने ऐसा कोई स्टे नहीं दिया हुआ जिसमें ये कहा जाए कि जो बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं उन कुत्तों को तलफ ना किया जाए। लेकिन हुकूमत अपना सारा जो मलबा है वो हाई कोर्ट पे डाल के बरियु ज़ुम्मा हो जाती है। इसके बाद मैंने किया था कि साफ़ पानी, गवर्नमेंट स्कूलों में प्लांट्स जो हैं वो इंपोर्ट किए गए बाहर से, लेकिन साफ़ पानी बच्चों को फराहम नहीं किया जा रहा, ये बुनियादी हकूक़ की बात है। उसके ऊपर मैंने रिट की हुई है जिसमें ऑनरेबल शाहिद करीम साहब ने हुकूमत से जवाब तलब किया है कि बच्चों को पानी क्यों नहीं मिल रहा। इसके बाद जो बड़ा केस किया था मैंने वो ये था कि गवर्नमेंट स्कूल्स में कंप्यूटर्स इन्होंने प्रिक्योर किए थे, बाहर से मंगवाए थे, ख़रीदे थे। अब वो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट स्कूल्स की जो कंप्यूटर लैब्स हैं वहाँ से वो सारे कंप्यूटर चोरी हो चुके हैं, करप्शन की गई, वहाँ से सिस्टम उठा के बेच दिए गए। अब जो बच्चा कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स रखता है वो कंप्यूटर जो है उसको मिलता नहीं है काम करने के लिए, तो जब वो प्रैक्टिकल ही नहीं कर सकेगा, जिस तरह साइंस के बच्चे को साइंस के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, केमिस्ट्री के बच्चे को केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं कि ये जो है ये सल्फ़र है, ये जो है ये केमिकल है, इस तरह के जितने भी होते हैं। अब अगर वो प्रैक्टिकली नहीं कर सकेगा तो उसको किस तरह पता चलेगा? मकसद तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सीखेगा कैसे? यस, तो उसके ऊपर मैंने रेट की हुई है। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट लिए गए जिसकी HEC ने इजाज़त नहीं दी, वो 1.5 अरब रुपए का गबन हुआ।
اس کے اوپر میں نے ریٹ کی ہوئی ہے. اس میں سیکٹری جو HEC چیئرپرسن HEC ہے اس کو آنریبل وقاص رؤف صاحب ہمارے جج ہیں, انہوں نے ڈائریکشن دیا ہے کہ ہماری درخواست پہ 30 دن میں فیصلہ کریں, جو انشاءاللہ یہ 5-6 اکتوبر کو اس کا ڈیٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد ہم نے کتابیں پہلے گورنمنٹ اسکول میں بچوں کو مفت دیتے تھے, درمیان میں ان کا ذہن بنا کہ نہیں جی ہم نے کتابیں نہیں پیسے دیں گے, بند کر دیں گے کتابیں. میں نے اس کے اوپر ریٹ کی کہ یہ کلرک پیسے کھا جائیں گے, عام بندے کو تو دیں گے نہیں پیسے. گورنمنٹ اسکولز میں تو متوسط طبقے کے بچے پڑھتے ہیں, اگر ان سے کتابیں چھین لی جائیں گی تو وہ پڑھیں گے کیسے؟ اور جو بچہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے. 10,000 میں سے 5,000 تو کلرک آ گیا, جو 5,000 اس کو ملے گا ان میں سے وہ گھر کی کوئی چیز لے آئیں گے. کتاب تو بک نہیں سکتی نا, کتاب سے تو پڑھنا ہی پڑھنا آپ نے. تو اس کے اوپر ہم نے ریٹ کی, جس میں شاہد بلال صاحب آنریبل ہمارے جج ہیں ہائی کورٹ کے, انہوں نے سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو ڈائریکشن دی کہ بھائی یہ کیا معاملہ, جس کے بعد سیکٹری اسکول ایجوکیشن اس سے وڈرا کر کے انہوں نے کہا نہیں اب ہم کتابیں نہیں. اس طرح بہت ساری ریٹس ہیں, یہ تو میں آپ کو میجر جو ریٹس تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. ان جتنے بھی عام آدمی کے مسائل ہیں, عام عوام کے جو مسائل ہیں, میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے اصل میں اپنے آپ کو عام لوگوں کے لیے وقف کیا ہوا. میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کو قانون سے انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملتا ہے. آنریبل ججز جو ہیں وہ انصاف کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کرتے. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. دوسرا, لوگ خود اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے, کہتے ہیں کوئی لڑے, وکیل ہی لڑے, ہمیں نہ جانا پڑے عدالت میں. لیکن ہم, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ انسانیت کی آپ جو خدمت کرتے ہیں, یہ خدمت خلق آپ کو کہیں نہ کہیں پے بیک کر رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کہیں نہ کہیں اس کا صلہ دے رہی ہوتی ہے, جس سے آپ بہت بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جو قبر کے معاملے میں آپ نے جو ہے ریٹ دائر کی, اس کا کیا نتائج نکلے ہیں اس کے؟ ہمارا جو بیسک مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ قبر فری ہونی چاہیے. میری ریٹ کے بعد انہوں نے جو پہلے یہ 15,000 فیس لیتے تھے, پھر انہوں نے 10,000 کی, پھر 10,000 کے بعد اگلی پیشی پہ 3,000 کر دی. میرا موقف یہ ہے کہ یہ 3,000 بھی نہ ہو, فری ملنی چاہیے, بالکل فری ملنی چاہیے. یہ جو 1.5-2 لاکھ روپیہ اور سوسائٹیوں میں چارج کر رہے ہیں سوسائٹیز میں کہ جی یہ آپ کا قبرستان فیس ہے, فلانی فیس ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے. جب آئین کہتا ہے فری ہے تو آپ کون ہوتے ہیں چارج کرنے والے؟ یہ سارے معاملات ہیں. اب وہ 3,000 روپے پہ کر دیا, انشاءاللہ یہ بھی فری ہو جائے گی. آئی انجیکشن لگا لوگوں کو, آئیز جو لوگوں کی ہیں وہ سپوائل ہو گئی ہیں, اس میں اب لوگ دیکھ نہیں سکتے, کچھ لوگ اندھے ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی وائرل ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے اس کے خلاف بھی ریٹ دائر کی, کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی وہ ریٹ لگے گی, کل انشاءاللہ سنوائی کے لیے وہ لگنی ہے, اس کے بعد پتہ چلے گا. مجھے بہت امید ہے کہ جو سیکٹری ہیلتھ ہے اور DG FIA کو طلب کیا جائے گا کہ آپ جواب جمع کرائیں, کیسی جو ہے کیوں ہوا ہے یہ سارا. مطلب انجیکشن کو بین ہونا چاہیے, 100% بین ہونا چاہیے, یہی ہمارا موقف ہے. اور جو لوگ اس میں جن کی لاپرواہی سے یہ سارا کچھ ہوا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اس کے علاوہ جو کتے ہیں عام لوگوں کو کاٹتے ہیں, کراچی شہر میں بہت سارے ہیں, اس طرح لاہور میں بھی ہیں, تو کتنے کیسز جو ہیں اس کے رپورٹ ہو گئے ہیں, مطلب کیا معاملہ ہے؟ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ 5,000 سالانہ بچے مرتے ہیں, اس سے مر جاتے ہیں. یہ نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, یقیناً زیادہ ہوں گے, یہ تو رپورٹڈ آ رہے ہیں نا کہ وہ مر جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن CDC جو امریکہ کا ادارہ ہے, اور مایو کلینک, یہ بہت بڑا دنیا کا ہاسپٹل ہے, انہوں نے یہ رپورٹ شائع کی ہوئی ہے کہ اگر کتا کاٹنے کے بعد ریبیز جو بیماری ہے اگر وہ انسان کو ہو جائے تو پھر اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہیں تو وہ تو پھر 100% بچ جاتا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے عدالت نے اسٹے دیا ہوا. کبھی عدالتوں نے قاتلوں کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ قتل کریں؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. اب کیونکہ عام آدمی جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی آواز خود نہیں اٹھاتے, تو کوئی کس طرح اٹھائے گا؟ میں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی, بڑے بڑے TV چینلز کو میں نے اس پہ لیٹر لکھے ہیں, اور مجھے ان کی طرف سے رسپانس بھی آیا. انہوں نے کہا ہمیں تو جی جو پرائیویٹ NGOز ہیں, میں نے انہیں یہ گائیڈ کیا, میں نے کہا یہ جو پرائیویٹ NGOز ہوتی ہیں نا, ان کو باہر سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے, یہ اس لیے اس طرح کی خبریں چلواتی ہیں. جو باولا کتا ہوتا ہے اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. انٹرنیشنلی جو لوگ کتے پالتے ہیں, امریکہ جیسے بڑے ممالک, یہودی ممالک, وہ اس کو تلف کر دیتے ہیں. آپ رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ بچے, عام انسان کے بچے کی زندگی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے آپ کے خیال میں. وہ مر جائے, لیکن باولا کتا آپ نے زندہ رکھنا. یہ ظلم اس
पाकिस्तान में हो रहा है, जिसके ऊपर खामोश है जो हमारे डीसी लाहौर साहब हैं, उनको भी हमने इस पे लेटर लिखे हैं, बल्कि ऑर्डर्स की कॉपीज़ भेजी हैं जो अदालत की हैं कि भाई ऐसा कोई स्टेज नहीं है, आपकी मेहरबानी इंसानों के बच्चों को इस जुल्म से बचाएं। अब वो डीसी लाहौर साहब उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कमिश्नर लाहौर क्या कर रहे हैं, ये तो अब उनके एंड पे है ना। हम बतौर वकील, बतौर इंसान, आम आदमी का जो दुख है, मैंने उस पर आवाज़ उठा दी है। इसके अलावा साफ़ पानी जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। साफ़ पानी के लिए भी हमने रिट्स दायर की हैं, उसका क्या नतीजा निकला है? उसके लिए जो फिल्ट्रेशन प्लांट जो स्कूलों में लगने थे उसमें घपले हुए, क्या मामला था उस हवाले से? उसके ऊपर शाहिद करीम साहब ऑनरेबल जज हैं हाई कोर्ट के, वो बहुत इन्वायरमेंटलिस्ट भी बहुत हैं, वो उन्होंने गवर्नमेंट से जवाब तलब किया है। पिछली डेट पे गवर्नमेंट आके आएँ बाएँ शाएँ करके चली गई है, लेकिन इस डेट पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट एक तो फ़िल्टर प्लांट लगाएगी और दूसरा अदालत को यकीन दहानी कराएगी कि आज के बाद किसी भी बच्चे को गंदा पानी नहीं मिलेगा। और जो स्कूल में कंप्यूटर्स जो हैं वो वहाँ के मुलाजिम जो हैं वो उठा के ले गए, क्लर्क उठा के ले गए, उसमें घपले हुए, उस हवाले से उसमें ऑनरेबल मुजम्मिल अख्तर शबीर साहब की अदालत में ये केस लगा हुआ है और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में अपीयर हुआ था। उन्होंने कहा सर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी करके हम जल्द इंशाल्लाह अदालत में जवाब जमा करवा देंगे अपना। आम आदमी जो है, आम आवाम है, उसको क्या पैगाम देंगे कि अगर उन पे कोई मामला ख़राब होते हैं, उन्हें कोर्ट में आना पड़ता है, तो वो किस तरह से अपने केस को देखें और किस तरह से अपने वकील जो है उसके साथ खड़े हों, उसके लिए उन्हें क्या पैगाम देंगे आप? देखें, आम आदमी को मैं यही मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुस्तहिक लोग हैं अपने बुनियादी हकूक़ के लिए लड़ना शुरू करें। जब तक इंसान अपने लिए ख़ुद नहीं आवाज़ उठाता ना, कोई भी इंसान की आवाज़ नहीं बन सकता। और जुल्म को एक्सेप्ट करना भी इटसेल्फ ये एक गुनाह है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। जिहाद वही जो इस्लाम, आप उसके हुक्म है, आप जुल्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जुल्म करने वाला तो गुनाहगार है ही है, जुल्म कर सहने वाला भी कुछ ये नहीं कह सकता कि जी मैंने बड़ा अच्छा काम किया है या मैं बड़ा कमज़ोर। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। और आम आदमी को बुनियादी हकूक़ में उसको कब्र फ्री मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, तालीम की सहूलतें मिलनी चाहिए। ये बुनियादी हकूक़ हैं। अगर इसमें किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए। जो भी काउंसिल वो इंगेज करते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। मैं अपने तौर पे ये आम आदमी को पैगाम दे सकता हूँ, मुस्तहिक लोगों को पैगाम दे सकता हूँ कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा है, उसके बुनियादी हकूक़ की पामाली हो रही है, तो मैं अल्लाह ताला की राह में ये काम करता हूँ, तो अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए मैं उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट इमदाद करने को तैयार हूँ। नाज़रीन, आपने राना सिकंदर जो एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के, आपने इनकी सारी गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बताया कि किस तरह से आम आदमी, जब आम आवाम अपने हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होती तो दूसरा जो है वो उसके लिए क्या खड़ा होगा। अगर आपको इंसाफ चाहिए, आपके साथ जुल्म हुआ है, आप इंसाफ चाहते हैं, तो आपको ख़ुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ख़ुद खड़ा होना पड़ेगा ताकि आप जो है इंसाफ हासिल कर सकें। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस चीज़ को उजागर किया जाए कि आम आवाम जो है उसके मसाइल क्या हैं और आम आवाम जो है अपने मसाइल के हल के लिए ख़ुद कैसे मेहनत जो है वो कर सकती है और उसका जो सलूशन है वो हासिल कर सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।